नमस्कार साथियों। आज हमारे इस कार्यक्रम में प्रख्यात पत्रिका वांग्मय के गोपाल दास नीरज विशेषांक पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। इससे पहले कि मैं इस विषय पर कुछ चर्चा करूं, मैं बताना चाहता हूं कि ये पत्रिका डॉक्टर फिरोज अहमद खान के संपादन में निकलती है और इस पत्रिका की विशेष बात इसके अनूठे विशेषांक हैं। आदिवासी विशेषांक, किन्नर विशेषांक, समलैंगिकता, वृद्ध विमर्श, तमाम ऐसे विशेषांक फिरोज भाई ने निकाले हैं और इसी क्रम में आज हम गोपाल दास नीरज विशेषांक पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। विशेष बात यह भी है कि फिरोज भाई इतने ज्यादा अपने काम में संलग्न हो जाते हैं, इतने ज्यादा अपने काम में लग जाते हैं कि उसका जो परिणाम है वो बहुत विस्तृत, बहुत सुंदर और ऐसा होता है कि उसको देखकर मुंह से वाह ही निकलती है। ऐसा ही ये विशेषांक बना है और इस विशेषांक का जो अतिथि संपादन किया है वो डॉक्टर शगुफ्ता नियाज ने किया है। आज हमारे मंच पर जो लोग उपस्थित हैं मैं उनसे पहले आपका परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले तो इस पत्रिका के संपादक फिरोज खान जी हैं, डॉक्टर फिरोज अहमद खान जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस पत्रिका की अतिथि संपादक डॉक्टर शगुफ्ता नियाज जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं और इस पत्रिका पर अपने वक्तव्य, अपने विचार और जिन्होंने समग्रता से इस पत्रिका को पढ़ा है, जिन्होंने जो नीरछिरी विवेकी निर्णय अपना पत्रिका को देने के लिए उपस्थित हैं, डॉक्टर नितिन सेठी जाने माने आलोचक हैं और मैं संचालन कर रहा हूं लवलेश दत्त आप सबके सामने। साथियों, मैं चाहता हूं कि इस पत्रिका के विषय में, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन था, 350 से ज्यादा पृष्ठों की ये पत्रिका है और इतनी वृहद पत्रिका बनना अपने आप में एक बहुत श्रम साध्य कार्य है और इस कार्य को करने में निसंदेह डॉक्टर फिरोज अहमद खान और डॉक्टर शगुफ्ता नियाज ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, दिन रात एक कर दिया है। तो किस प्रकार से इस पत्रिका की योजना बनी, कैसे आपने गोपाल दास नीरज जी पर केंद्रित इतने बढ़िया अंक को निकालने की योजना बनाई, उसके लिए क्या क्या आपने प्रयास किए, क्या क्या कार्य किए और किस प्रकार से यह हमारे सामने मूर्त रूप में आज है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब बताने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर शगुफ्ता नियाज जी को कि कृपया वे इस पर प्रकाश डालें। डॉक्टर शगुफ्ता नियाज, सभी से निवेदन है कि अपने अपने माइक बंद कर दें। धन्यवाद। सभी को सादर अभिवादन और आज के इस शाम में सभी का स्वागत है। हमारे मुख्य अतिथि आनंद प्रकाश ऋषि साहब, नितिन सेठी साहब और लवलेश दत्त जी जिन्होंने इसका पूरा समा बांधा है, और फिरोज जी जो इसके एडिटर हैं वांग्मय पत्रिका के, सभी का खैर मकदम। और जो सामीन हैं जो बाद में कमेंट्स करेंगे, बाद में जुड़ते जाएंगे, उन सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया। लवलेश जी का खास तौर से कि उन्होंने इतना खास इस प्रोग्राम को बनाया, क्योंकि कोई भी काम हो जाता है, चाहे वो नीरज जी हैं, उनका इतना बड़ा ये काम है, उनको जितनी बार मंच पे बुलाया जा रहा है या कहा जा रहा है उनके बारे में, उतना ही उनके बारे में जैसे लगता है कि कम है। बहुत कुछ उनके बारे में हर मंच पे इधर 3-4 बार हुए हैं प्रोग्राम्स, और बार बार बोलकर ऐसा लगा अभी भी कम बोला, अभी और कहा जा सकता था। या जो ये निकल गई 300-400 के करीब पेज की पत्रिका, लगता है अभी इसमें बहुत कुछ और भी दिया जा सकता था। साल भर पहले इसका प्रोग्राम बना था। फिरोज जी बिल्कुल अथक रूप से, चूंकि उनका कथा साहित्य, मुस्लिम कथा साहित्य पर वर्क है रिसर्च का, अब उनको ये समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे द्विवेदी युग के और सारे राइटर्स को उन्होंने ढूंढकर काम करना शुरू किया, उसमें वो गर्क थे। फिर एकाएक 100 वर्ष कंप्लीट हुए नीरज जी के, उनको ख्याल आया कि नीरज जी अलीगढ़ से और इतनी बड़ी हस्ती, हमें इन पर सोचना है और करना है। तो समझ लीजिए बस कि वो पारस पत्थर की तरह नीरज जी को हम लोगों ने स्पर्श किया, हम भी महक गए उनके साथ, और ये काम वर्ष भर चला। 145 ही पेज, लेकिन ये दिसंबर तक हो पाया था। विंटर वेकेशन में जब ये कानपुर से लखनऊ घर आए हमारे अलीगढ़, तब यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग, 2 संस्थाएं हैं और इनके भी यहाँ पर इंटर कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल साहब ने
और अशोक अंजुम साहब ने, बहुत सारे लोगों ने इनकी इस तरह से कुछ मदद की, तो मटेरियल्स और मिलता चला गया और चीजें लग गई। और सबसे बड़ी चीज जो हुई वो लय पत्रिका, जिसमें 9 अंक आए थे और उसकी भूमिकाएं भी इस पत्रिका में समायोजित की गई हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसमें। ओके, मेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही, इको हो रही है? बिल्कुल साफ आ रही है मैम। ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही है। हाँ जी जी, आप हेडफोन लगा लीजिए, घर में ही है ना, डबल लग रही होगी। तो इस तरीके से जो चीजें इसमें लीक से हटकर है, ऐसा नहीं है कि इस पर पत्रिकाएं नहीं निकली या विशेषांक नहीं निकले। रंजनी पत्रिका है, नव निकष है, पहला अंतरा है, उस पर 3 विशेषांक आए हैं। सागर से निकली है, भोपाल से अंक निकले हैं, बहुत अंक निकले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगा कि कुछ चीजों का जखीरा और मिल जाए तो अच्छा है। तो उसमें साल भर इसका प्रयास चला और इसमें ज्यादा जो पेज बढ़े, जो इसमें वैल्यूएबल कंटेंट है, वो हमारा दिसंबर जनवरी में हुआ, जिसकी वजह से ये डिलेज में आई और अब ये मार्च में जाके हमारी आ पाई है सबके सामने। और फिरोज जी की, जैसा कि सबको मालूम है और बताने की इतनी जरूरत नहीं, एज एकेडमिक उसमें उनका एक्सीलेंस की वो हर चीज में इतनी कर्मठता से जुड़ जाते हैं कि मेरे अपने स्टूडेंट भी अगर इसमें जुड़ेंगे या जुड़ रहे होंगे तो मैं चाहती हूँ रिसर्च स्कॉलर्स को कि उनसे सीख लेनी चाहिए कि जब किसी काम को करते हैं तो उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत होती है, और नया कुछ साबित करने के लिए बहुत कुछ देखना, सुनना, टाइम, मेहनत, परिश्रम, रात को उठ उठ के किस तरह वो प्रूफ रीडिंग करते हैं, बहुत कुछ मैं नजदीक से देखती हूँ और बहुत कुछ सीखने की उनसे प्रेरणा मिलती है। और संभवतः देखा जाए तो बहुत सारी नई चीजों में अगर मैं कुछ काउंट कराना चाह रही हूँ, जैसे कि इसमें नीरज जी के जो लय पत्रिका है उसकी 9 भूमिकाएं हैं, और जिनकी क्या तो शब्दावली है, क्या तो रिमार्केबल वो चीजें हैं, बिल्कुल एकदम गुमशुदा है, वो कहीं मौजूद नहीं है, किस तरह से जीर्ण शीर्ण हालत में हमें मिल पाई हैं। एक तरीके से उसका रिन्यूअल हो गया इसमें आके। और इसके अलावा क्षेमेंद्र सुमन जी की भी भूमिका है। बहुत सारे अच्छे अच्छे उत्कृष्ट लेख है, जिसमें से 2-3 साहित्यकार हमारे साथ मंच पर हैं, उनके लेख हैं यहाँ पर। तो किसी एक के लिए कुछ कहने से ऐसा लगेगा बाकी के साथ पक्षपात, तो सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और सबने बहुत अच्छा अच्छा कुछ नया हमको मिलता गया। और इसमें मैं सिर्फ ये लय पत्रिका की चाहूंगी कि थोड़ा सा संपादकीय का टुकड़ा कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं मेजबान ही समझ रही हूँ अपने को, तो मैं ज्यादा ना बोलूं। इस पर जो लोग इसके विद्वान हैं, जो ज्यादा मुझसे ज्यादा जानते हैं, जीवन का अनुभव भी है और नीरज के बारे में भी, तो वो ज्यादा बताएंगे, तो वो ज्यादा इसमें वैल्यूबल होगा। बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ। मैंने ये एक नया इंकशाफ अपने ही विश्व प्रेम को लेके जो मेरा लेख है उसमें भी मैंने देने की कोशिश की कि वो लौकिक से अलौकिक की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। वो कैसे प्रेम गीत वाले गीत ऋषि और सब तरह से, लेकिन फिर भी उनके यहाँ अध्यात्म का जो एक रुख मिलता है वो मुझे उनकी इस संपादकी में मिला। तो मुझे लगा कि आपको या जो लोगों के पास पत्रिका उपलब्ध नहीं है तो एक टुकड़ा उनके पास जाना चाहिए। उस दिन टहलते टहलते शहर के बाहर निकल गया, देखा एक कुम्हार की दुकान पर भीड़ लगी थी। कारण जानने के लिए मैं भी भीड़ में शामिल हो गया। सभी के चेहरे पर विस्मय का भाव था। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, क्या बात है, कोई वारदात हो गई है क्या? नहीं नहीं, उसने कुंभकार की दुकान पर अनगढ़ सुघड़ पात्रों के बीच रखे एक पात्र की ओर इशारा किया, इंगित किया। मैंने देखा अनेक घटों का वो पात्र था। बीच में एक सबसे छोटा घट था और आसपास अनेक बड़े बड़े घट थे। आश्चर्य की बात यह थी कि कुम्हार बीच के सबसे छोटे घट में जब पानी भरता था तो उसके भरने के साथ उसे घेर कर बैठे हुए शेष घट भी अपने आप भर जाते थे। लेकिन जब वो केंद्र के उस सबसे छोटे को छोड़कर आसपास के घटों को भरता था तो बीच का घट खाली रह जाता था। ये करिश्मा देखकर सभी विस्मय विमुग्ध थे। कोई उसे विज्ञान का नया चमत्कार बतलाता था और कोई उसे के घटा करके उस घटकार के हाथों की सफाई कहता था। दिन भर मैं बाजार में ये खरीदता वो खरीदता भटकता रहा। दिन भर की मेहनत के बाद बहुत सारी रंग बिरंगे कपड़े, चमक दमक, हीरे, झूठे सच्चे आईने, खट्टे मीठे फल कमा कर लाया। आंगन में लाकर उसका ढेर लगा दिया। ढेर के बीच बैठकर मैंने उसी गौरव का अनुभव किया जो एक सम्राट राज्याभिषेक के समय करता है। मोहल्ले वालों ने मुझे देखा, ओह इतनी कीमती चीजें हैं इसके पास, हमारे शहर का तो ये सबसे धनी व्यक्ति है। मैंने सुना और मैं मिथ्या गर्व से और भी बड़ा हो गया। संध्या आई, सब मोहल्ले वाले एक एक करके अपने घर चले गए। रात धीरे धीरे
रात के अंधकार में आंगन में उतरकर गहरे से गहरा होता गया। मुझे अपने आसपास अकेलापन लगा। अकेलेपन को भुलाने के लिए मैंने अपनी ही कमाई हुई चीजों को उल्टा पलटा, ओढ़ा, बिछाया, लेकिन जितना ही मैं उन चीजों से लिपटता, उतना ही भीतर अकेलापन बढ़ता जाता। हाय, इतनी समृद्धि, इतनी उपलब्धि, इतनी चमक-दमक, इतने यशमान के बीच मैं बिल्कुल अकेला, बिल्कुल रीता, बिल्कुल सूना हूँ। सारे जीवन की कमाई क्या व्यर्थ गई? और तब मुझ पर कुंभकार के उस जादुई पात्र का रहस्य खुल गया। जीवन भी अनेक घटों का जादुई पात्र है और अनेक पात्रों के केंद्र में स्थित है इसका सबसे सूक्ष्मतम घट आत्मा। शब्द के पीछे जो मौन है, क्रिया के पीछे जो क्रिया है, इस तरीके से एक लंबा है, एक जीवन है, दूसरा मृत्यु। जीवन का जो लक्ष्य है वही साहित्य का भी, शब्द से मौन की ओर, शिल्प से अनुभूति की ओर गमन। इससे उल्टा जो कुछ भी है वो असाहित्य है, सृजन नहीं, मात्र उत्पादन। भाषा, द्वंद, शिल्प, रूप, बिंब, प्रतीत सब बाह्य घट है। केंद्रीय घट तो अनुभूति है। केंद्रीय घट को छोड़कर बाह्य घटों को भरने का प्रयास मोहल्ले वालों की दृष्टि में स्वयं को धनी दिखाने की चेष्टा है। धन एक रूप नहीं, हजार रूप है। वो सत्य के मुख पर हिरण में आवरण है। आवरण चौंका देता है। मैं छोड़ रही हूँ बीच का, लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ कि भटकन तब समाप्त होगी जब हर व्यक्ति जो रचना से स्वयं को धनी समझता है, धनी होने के लिए नहीं, निर्धन होने के लिए रचना करेगा, क्योंकि तभी वो कह सकेगा संतन को कहा सीकरी से काम। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को यहीं पर अख्तिताम पजीर करती हूँ। लवलेश दत्त जी का फिर से एक बार बहुत शुक्रिया। उनका दर्शन, उनकी गूढ़ अभिव्यंजना, उनका लौकिक से अलौकिक की तरफ ये गमन, ये उनकी शब्दावली, ये कसा हुआ उनकी भाषा, शिल्प, विधान, इसको बताने के लिए इस टुकड़े की मुझे उपयुक्तता लगी कि मुझे यहाँ बताना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया धैर्य के साथ आप सबके सुनने के लिए। साथियों, आपने डॉक्टर शगुफ्ता जी के वक्तव्य को सुना और जितनी सुंदरता के साथ उन्होंने संपादकीय को रखा और जिन्होंने उदाहरण दिया है, वो निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कार्य की ओर संकेत कर रहा है। इस पत्रिका को हालांकि मुझे समय कम मिला, लेकिन जितना भी मैं देख पाया, नीरज जी की रचनाओं के साथ साथ और कई साहित्यकारों के, विद्वानों के उसमें आलेख भी हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि पूरे हिंदी कथा साहित्य को ले लें या क्षमा करें, हिंदी कविता साहित्य को ले, काव्य साहित्य को ले लें या फिल्म साहित्य को ले लें, फिल्म को भी साहित्य में माना जाएगा जब नीरज जी जैसे लोग वहां पहुंच गए। नीरज जी मुझे अकेले ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जो हर जगह सफल हैं। चाहे आप उनकी रचनाओं को पढ़ लें, चाहे आप उनके गीतों को सुन लें, फिल्मों में भी वे सफल रहे हैं। और मंच पर तो अद्वितीय थे, क्या कहना। मुझे याद है कि मैं एक कार्यक्रम के सिलसिले में एक रिकॉर्डिंग करने अलीगढ़ गया हुआ था और उस समय मैं अशोक अंजुम जी की रिकॉर्डिंग कर रहा था, उनके साक्षात्कार की। तो अलीगढ़ जाओ और अशोक जी के घर जाओ, बल्कि यूं कहूं कि अलीगढ़ जाओ और किसी साहित्यकार से मिलो और नीरज जी की बात ना हो, ये संभव ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आपका तो नीरज जी के साथ बड़ा साथ आपका रहा है और आपको काफी आशीर्वाद, कुछ अपना सुनाइए। तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे उनसे अब अपने जो प्रसंग थे वो सुनाए और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, आके बोले जब भी उनके घर जाता था और उनसे होकर के, उनसे बात करके मिल के आता था, तो मुझे लगता था कि मैंने कोई एक साहित्यिक तीर्थ कर लिया है। उनकी बातें सुनकर, उनकी कविताओं को सुनकर, उनके आत्म स्पर्श को लेकर ऐसा महसूस होता कि मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ। बहुत बड़ी बात जो थी वो अशोक अंजुम जी ने कही। और मुझे लगता है इन्हीं सब चीजों को समझकर, देखकर निश्चित रूप से फिरोज जी ने ये निर्णय लिया होगा कि नीरज जैसे एक महान, जिनको गीत ऋषि भी कहा जाता है, व्यक्तित्व पर इतना बृहद अंक अपनी पत्रिका को उसका समर्पित किया जाए। निश्चित रूप से ये बड़ा प्रशंसनीय और बड़ा संग्रहणीय अंक है। शोध करने वाले लोगों के लिए, नीरज जी के बारे में जानने वाले लोगों के लिए ये अंक बहुत महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब इस अंक पर अपनी विचार रखने के लिए मैं जाने माने आलोचक, समीक्षक, डॉक्टर ये भी बरेली के हैं हमारे साथ, कई हैं डॉक्टर नितिन सेठी जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब की कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। आपका कार्य अगे जी की काव्य भाषा पर आपका शोध ग्रंथ है। निश्चित रूप से आप कविता के तत्वों को जानने समझने की जो आपके अंदर
दृष्टि है, वो निश्चित रूप से आपको औरों से अलग करती है। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर नितिन सेठी। धन्यवाद डॉक्टर लवलेश जी। इतना कहने के बजाय कह देते नितिन जी आ जाइए, मैं तब भी आ जाता, आपका छोटा भाई हूँ। और बहुत अच्छे कथाकार हैं लवलेश जी, समीक्षक भी हैं और कवि भी हैं और संचालन आप इनका देख ही रहे हैं। कम शब्दों में अपनी पूरी बात रख देते हैं। हम इनकी बरेली के हैं, हमारा सौभाग्य है ये। और हम अलीगढ़ के भी हो गए हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब नीरज जी का ये अंक आया वाङ्मय का, इस पर कुछ बोलने का आज जब आदेश हुआ है 2-3 दिन से, तो इसको पढ़ भी रहा था, तो लगा कि हाँ, नहीं अलीगढ़ पूरा खुशबू ले रहा है, पूरा साँस ले रहा है इस वाङ्मय के विशेषांक में। तो बहुत लंबी भूमिका ना बाँधते हुए, चूँकि मैम कह चुकी हैं, लवलेश जी कह चुके हैं और कुछ मुझे अपनी बात कहनी है, तो बिना भूमिका के मैं नीरज जी की पंक्ति से ही बात शुरू करता हूँ, कि खुशबू सी आ रही है इधर ज़ाफ़रान की, खिड़की खुली है फिर कोई उनके मकान की। खुशबू सी आ रही है इधर ज़ाफ़रान की, खिड़की खुली है कोई फिर उनके मकान की। बुझ जाए सरे शाम ही जैसे कोई चिराग, कुछ यूँ है शुरुआत मेरी दास्तान की, कुछ यूँ है शुरुआत मेरी दास्तान की। तो आज दास्तान-ए नीरज कहने सुनने के लिए हम सब इस आभासी माध्यम के द्वारा एकत्रित हुए हैं। जहाँ-जहाँ ये आवाज़ लवलेश जी के एंटरप्रेन्योर के माध्यम से जा रही है, उन सबको नमस्कार करते हुए मैं सीधे-सीधे पत्रिका पर ही आता हूँ। चूँकि अभी जैसा मैम ने ज़िक्र किया, डॉक्टर लवलेश जी ने ज़िक्र किया कि वृहद विशेषांक है, 392 पृष्ठ का है, 3 साढ़े 300 पृष्ठों से अधिक नहीं, पूरा 392 पृष्ठ का है, 400 पृष्ठ को छूता हुआ विशेषांक है और अपने आप में बड़ा भरपूर है। 21 आलेख हैं इसमें और उसके बाद 28 आलेखों के अलग-अलग रूप में कहीं संपादकीय हैं, कहीं नीरज जी की भूमिकाएँ हैं, साक्षात्कार हैं, संस्मरण हैं। इस तरीके से कुल 49 आलेख, संस्मरण और भूमिकाएँ, नीरज जी का अपने वक्तव्य, इन सबको रखा गया। थोड़ा-थोड़ा सब पर बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण लगा है, कुछ पॉइंट्स हैं नज़र में, तो आइए बात करते हैं उन पर। मैं बात थोड़ा-सा नीरज जी के जब उन्होंने लिखना आरंभ किया है 1925 में तो उनका जन्म हुआ सभी जानते हैं और एक बड़ी प्रसन्नता का विषय है, सन 2025 हमारे लिए। क्या? कि ये बहुत सारे स्वनामधन्य साहित्यकारों की जन्म शताब्दी का वर्ष है। मोहन राकेश जी का, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का, शैलेंद्र फ़िल्मी गीतकार, अमरकांत प्रख्यात कथाकार, नीरज जी, इतने सारे जब रचनाकारों का हम 100वीं जयंती मना रहे हैं, उनका लेखन का हम लोग आनंद ले रहे हैं और तो उनका जीवन के बारे में भी जानना ज़रूरी है, उनके कृतित्व के बारे में भी जानना ज़रूरी है। जीवन के बारे में तो आपको बहुत कुछ मिलता ही है, मैं थोड़ा-सा कृतित्व पर आता हूँ उनके कि उन्होंने किन परिस्थितियों में लिखना शुरू किया। समय थोड़ा-सा हम देखते हैं, जब नीरज जी ने लिखना शुरू किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, शंभूनाथ सिंह जी, रमेश रंजक जी, हंस कुमार तिवारी, राम नरेश पाठक, रामेश्वर शुक्ल अंचल, मुकुट बिहारी सरोज, रमानाथ अवस्थी, गोपाल सिंह नेपाली जैसे गीतकार मौजूद थे, मंजरे आम थे और धीरे-धीरे गीत नवगीत का भी रूप उसी समय ले रहा था। पाँच जोड़ बांसुरी, गीतांगनी, नीरज जी के भी गीत इनमें रखे गए उस समय और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का लगभग वही समय है, क्योंकि नीरज जी का जो प्रथम काव्य संग्रह आया है 1944 में संघर्ष के नाम से आया है और नीरज ने जैसे उसे काव्य उत्सव बना दिया है, संघर्ष को ही काव्य का उत्सव बना दिया पूरे जीवन में। 1944 में संघर्ष आया और 1943 में अज्ञेय का तार सप्तक आया। सभी जानते हैं 7 कवियों का संगम था उसमें, तो 1943 में 43 में अज्ञेय का तार सप्तक है और नीरज का वही काल है, यानी प्रगतिवाद, प्रयोगवादी कविता के आसपास ही नीरज ने अपना समाज के सामने आना शुरू किया। लिख तो वो पहले से ही रहे थे और बच्चन जी से खूब प्रभावित थे, उनका निशा निमंत्रण पढ़ा। ये सब बातें पत्रिका में आपको मिलेंगी और भी जानकारी है, लेकिन मैं थोड़ा-सा भूमिका बाँधते हुए पत्रिका पर आऊँगा। तो निशा निमंत्रण पढ़ा तो उन्हें लगा कि हाँ, बच्चन जी में कुछ बात है। आजीवन बच्चन जी के प्रति वो समर्पित रहे, पहली पुस्तक भी उन्होंने उन्हीं को समर्पित करी है और जगह-जगह उनका याद, उनका नाम लिए रहे हैं नीरज जी। और फिर धीरे-धीरे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद से प्रेम और श्रृंगार के कवि के रूप में भी आए हैं। उस समय जो स्वतंत्रता प्राप्ति से उनका कुछ मोह-भंग रहा, उसके ऊपर भी काफ़ी उन्होंने कविताएँ लिखी हैं। कानपुर के नाम और उसके नाम पत्र और इस तरीके से काफ़ी उनके शीर्षकों की कविताएँ मिलती हैं, लंबे-लंबे गीत मिलते हैं, लंबी-लंबी कविताएँ भी मिलती हैं। इन सब का वर्णन भी पत्रिका में इस विशेषांक में है और नीरज जी के बारे में तो बहुत सारे लोग वैसे ही बहुत कुछ जानते हैं। तो पत्रिका का जो पहला आलेख मुझे मिला
खैर के शिवचंद प्रसाद जी का 22 पेज का आलेख है और अग्रलेख पत्रिका का कहा जा सकता है। बहुत मेहनत से सबने लिखा है इसको। नीरज जी का उसमें प्रतिबद्धता, पक्षधरता, प्रयोजन का कवि सिद्ध करते हैं शिवचंद प्रसाद जी। समूची मानवता के कवि दर्शाया है नीरज को, प्रकृति के कवि दर्शाया है और वैयक्तिक जो उनका दुःख था, आपने नीरज की पातियाँ पढ़ी होंगी कि हाँ, वो एक इसी से प्रेम करते थे और ऐसे-ऐसे वो सफल नहीं हो पाया, डिप्रेशन में चले गए, फिर उन्होंने कुछ गीतों में अपने आप की अभिव्यक्ति करना शुरू करी इस दुःख का, इस कष्ट का। तो अपने वैयक्तिक दुःख को सामाजिक दुःख में बदल दिया, यानी कि वैयक्तिकता से वो सामाजिकता की ओर चल दिए और आज इसीलिए सामाजिकता से वो विश्व कवि के रूप में, भारत के कवि तो हैं ही, विश्व कवि के रूप में भी हमारे समक्ष आए। डॉक्टर रमेश कुमार जी अंडमान निकोबार से लिखते हैं कि नए परिवेश की बौद्धिक दृष्टि नीरज में मिलती है, मानववादी चेतना दिखाई देती है, लोक जीवन का रस। उनकी काफ़ी सारी कविताएँ ऐसी हैं या गीत कविताएँ ऐसी हैं या गीत ऐसे हैं, जिनमें लोक तत्व मिलता है। धरती से आकाश तक की उन्मुक्त उड़ान है, चाहे वो कल्पना की उड़ान हो, चाहे वो श्रृंगार की उड़ान हो, चाहे वो किसी दुःख की भी उड़ान हो। वो धरती से आकाश तक की उन्मुक्त उड़ान लेते हैं। नीरज के 2 लोकप्रिय गीत इन्होंने मृत्यु गोत गीत और जीवन गीत पर विचार किया है, डॉक्टर रमेश कुमार जी ने। नीरज ने मृत्यु गीत भी लिखा और नीरज ने जीवन गीत भी लिखा। नीरज रचनावली की भूमिका क्षेमचंद सुमन जी ने लिखी, 3 खंड में आई है, आत्मा रामायण संस्थे दिल्ली से। क्षेमचंद जी बहुत अच्छी भूमिका लिखते हैं सुमन जी। नीरज का संघर्षमयी जीवन चक्र दिखाते हैं और एक आध्यात्मिक बात यहाँ दिखाते हैं कि सौंदर्य, प्रेम और मृत्यु के कवि सौंदर्य के कवि हैं, प्रेम के कवि हैं और मृत्यु के कवि कलाकार हैं। इसी क्रम में वो चिति के कवि हैं, गति के कवि हैं और यति के चितेरे। चिति, गति, यति पर अधिक समय नहीं है मैं ये इस दर्शन के शब्दों पर जाऊँ, लेकिन जो समझ रहे होंगे, सौंदर्य, प्रेम और मृत्यु, चिति, गति, यति, इसका सामंजस्य क्षेमचंद सुमन जी ने बैठाया है नीरज के काव्य में। फूलों का विद्रोह कविता में फूल सौंदर्य का प्रतीक दिखाया है, कला का प्रतीक दिखाया है, साहित्य का प्रतीक दिखाया है। अस्त्र काँटों को तो काट सकते हैं, लेकिन फूलों को नहीं काट सकते, क्योंकि फूल सृजन का मकरंद है, फूल सृजन की सुगंध है। तो नीरज ये दिखाते हैं कि फूल सौंदर्य है, सौंदर्य कभी मिटाया नहीं जा सकता, बस उसका रूप बदला जा सकता है। भदंत कौशल आनंद कौशलायन बहुत अच्छे बौद्ध विद्वान हुए हैं बौद्ध धर्म के। नीरज को हिंदी का अश्वघोष कहते हैं और रामधारी सिंह दिनकर बहुत अच्छे साहित्यिक कवि माने गए। गद्य के भी विराट तत्व उनमें दिखाई देते हैं काव्य के साथ-साथ। दिनकर ने उनको हिंदी की वीणा बोला था। बड़े भावुक स्वरों में एक बार उनका पता लगा कि मंच पर बोलते हुए बड़े भावुक हुए नीरज के प्रति और हिंदी की वीणा पुकारा उन्होंने। जब दिनकर जैसा कवि उस समय नीरज को अपने शब्दों से एक शब्द प्रसाद दे रहा था, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि दिनकर ने उनको प्रमाणित किया। तभी याद आया कि आंसू जब सम्मानित होंगे, मुझको याद किया जाएगा, जहाँ प्रेम की चर्चा होगी, मेरा नाम लिया जाएगा। नीरज इसीलिए कहते हैं कभी ये बात। ललित मोहन अवस्थी जी का एक आलेख रखा है, संपादक महोदया ने, जनवरी 1954 का। बड़ा पुराना आलेख है और उस समय नीरज जी मात्र 27 वर्ष के होते हैं, जब ये आलेख लिखा गया है। उसमें नीरज जी निराशा, मृत्यु, वासना के कवि बनकर दिखाए गए हैं। हम मान सकते हैं 27 वर्ष की आयु थी और 1954 का आलेख है। नीरज के तो लिखते हुए 10 वर्ष ही हुए थे। तो जैसा भी उस समय ललित मोहन अवस्थी जी को लगा होगा, उन्होंने नीरज को लिखा है और थोड़ा आलोचनापरक लिखा है ये आलेख, थोड़ा लाउड होके लिखा है। प्रौढ़ दृष्टिकोण की कमी उस समय नीरज में दिखाई। स्वाभाविक है 27 वर्ष की आयु में नीरज को प्रौढ़ दृष्टिकोण की आवश्यकता भी नहीं थी। अभी तो वो काव्य मंच पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। प्रेम का प्रसाद धीरे-धीरे पा रहे थे। विश्वंभर मानव का 1968 का आलेख है, विश्वंभर मानव जी का। जीवन की नश्वरता की अनुभूति दिखाई है उन्होंने। उसके प्रति आकर्षण की स्वीकृति दिखाई है। लोक परलोक को मिलाने की प्रवृत्ति। संलयन और पन का पुट दिखाया है कि सूफीपन उनके अंदर खूब दिखता है, संतत्वपना खूब दिखता है। यानी संतत्व का अर्थ है कि वो ना हिंदू धर्म की बात करते हैं, ना मुस्लिम धर्म की, वो किसी धर्म की बात नहीं करते। अब तो नया एक मजहब यूँ चलाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए। जब ऐसी बात करते हैं, तो मानव जी इस बात को रेखांकित करते हैं और देखिए कब 1968 के ही आलेख में। कितनी गहरी बात पकड़ी है उन्होंने। नरेश चतुर्वेदी जी का 1957 का एक बेहतरीन आलेख है, उसमें भी मानव प्रेम, विश्व प्रेम, जीवन की पूर्णता, समष्टि सुख में दर्शाई है उन्होंने। डॉक्टर शेरजंग गर्ग जी खुद भी बहुत अच्छे गज़लकार रहे हैं, आलोचक रहे हैं। मंच पर लगातार 3 घंटे की प्रस्तुति नीरज जी की दर्शाते हैं, अपने एक संस्मरणात्मक आलेख में और संत कवियों की मार्मिकता, संत कवियों की नीतिपरकता और आध्यात्मिकता को रेखांकित करते हैं नीरज जी के काव्य में।
प्रताप राव कदम जी खंडवा से आते हैं हमारे मध्य। राम घाट पर सुबह गुजारी, प्रेम घाट पर रात कटी। तो वो बड़ी अच्छी बात अपने आलेख के अंत में कहते हैं कि नीरज 2 शब्दों से मिलकर बना, नी धन रज, नी प्लस रज। नी का मतलब नॉर्मली बोलते हैं नी खाना मुझे, नॉट नहीं, कि यानी कि नी का मतलब नहीं और रज का मतलब धूल। यानी जो खुद को धूल भी नहीं समझ रहा, जो खुद को खाकसार भी नहीं समझ रहा, उस बंदे का नाम है नीरज। लेकिन जब जिससे मिल जाता है, उस खाक को भी सम्मान देता है, उस खाक को भी चंदन बना देता है, वो है नीरज। एक गहरी बात इस भाषा वैज्ञानिक तत्व से लेकर आए हैं प्रताप राव जी। डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ जी अलीगढ़ के ही वरिष्ठ समीक्षक हैं। उनको नमन करते हुए आंसुओं की आरती उतारते गीत, नीरज की गीत यात्रा संवेदना की यात्रा होते हुए भी विचार की यात्रा है। आप देखिएगा नीरज के गीत पढ़िएगा, संवेदना उसमें है, दर्शन उसमें और अधिक नजर आता है। यानी दर्शन और संवेदना दोनों का सामंजस्य है, इसीलिए उन्होंने उसको संवेदना के साथ-साथ विचार की भी यात्रा दर्शाया है और इसी के साथ दार्शनिकता की भी यात्रा दर्शाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो मोह भंग हुआ, उसका नीरज पर गहरा असर हुआ और नीरज के गीतों में इसीलिए उस मोह भंग का उभार 1950-60 के गीतों में आता है। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा, है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियारा ढलकर ही रहेगा, अंधियारा ढलकर ही रहेगा। नीरज उस समय लिखते हैं ये चीज़। डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय जी वरिष्ठ समीक्षक हैं। नीरज के प्रेम गीत पर बात करते हैं। उनकी दृष्टि में प्रेम मात्र इष्ट नहीं है, बल्कि अभीष्ट है, क्योंकि प्रेम तत्व स्वतः ही शिष्ट है। प्रेम अभीष्ट है, प्रेम शिष्ट है और प्रेम इसीलिए विशिष्ट है। दर्शन परक आलेख है, बहुत सारी दार्शनिकता की बातें उपाध्याय जी अपने आलेख में रखते हैं और उनको नीरज से जोड़ते हैं। और आंधियों के नगर में बिना प्यार के दीप यह भोर तक जल सकेगा नहीं। नीरज फिर कहते हैं कि आंधियों का नगर है और अगर दीप जलाना है तो किसका दीप जलाना है? केवल स्नेह का दीप जलाना है, केवल प्यार का दीप जलाना है। देवमणि पांडे जी मुंबई से हमारे मध्य आते हैं। नीरज की फ़िल्मी यात्रा पर बात करते हैं। अशोक अंजुम जी की कविता अभिनव प्रयास में देवमणि पांडे जी के फ़िल्मी गीतकारों पर काफ़ी अच्छे आलेख आते रहे हैं, पीछे हम पढ़ते रहे हैं। देवमणि पांडे जी ने एक बार पूछा नीरज जी से कि संस्मरण दिया है उन्होंने, आप मुंबई में इतने अच्छे-अच्छे गीत लिखे आपने, शंकर जयकिशन जी और एसडी बर्मन दादा के साथ आप जुड़े रहे, लेकिन मुंबई रुके क्यों नहीं? इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी इंडस्ट्री। बोले मैं यायावर हूँ, गीतों का यायावर राजकुमार हूँ, एक जगह मैं रुक नहीं सकता, बंध के काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा सृजन का मकरंद, सृजन की सुगंध खुले वातावरण में फैलनी चाहिए। साहित्य को मैं कुछ इस तरह देकर जानना चाहता हूँ कि उसकी सुगंध ही चारों ओर फैले। बॉम्बे छोड़ के आ गए। और अभी उनके और भी फ़िल्मी गीतों पर बात करेंगे बाद में। तो प्रियतम के प्रति प्रचित प्रेम पत्र एक मेरा भी छोटा-सा लेख है 9 पृष्ठ का, उसे पढ़िएगा। नीरज के जो प्रेम पत्र हैं, उन पर एक बात केंद्रित करके लिखी है कि ऐसी सुधि बिसराई की पाती तक ना पठाई। नीरज कहते हैं लेकिन वो पाती भी नहीं भेजी, लेकिन खुद इतनी सारी पातियों के जवाब भी देते हैं और पातियाँ लिखते भी हैं। अंग्रेजी से हिंदी का ट्रांसलेट भी उन्होंने उस महिला की पातियों का किया है। आलेख पढ़ेंगे आप जानेंगे। डॉक्टर महेंद्र कुमार वर्मा, डॉक्टर पीटी सिंह जी के आलेख हैं, करुणा में क्रांति, काव्य में मानवता आपने देखी है। और पत्रिका की जो संपादिका हैं इस समय अतिथि संपादक के रूप में काम किया जिन्होंने डॉक्टर शगुफ्ता नियाज़ी का, आप अभी ज़िक्र भी कर रहे थे। मैंने भी वही चीज़ रेखांकित करी थी मैम कि नीरज की कविताओं में विश्व प्रेम आपने दिखाया है। विश्व प्रेम वही महसूस कर सकता है, जो मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानता हो। जिसकी नज़र में मानवता धर्म है, उसकी नज़र में आत्मिक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, सभी प्रकार का प्रेम विश्व प्रेम बन के आता है। इसलिए डॉक्टर शगुफ्ता जी नीरज के काव्य में सत्यम शिवम सुंदरम की पहचान करती हैं। आपने बड़े अच्छे से उसको दिखाया है, मैं पंक्तियाँ नहीं पढ़ूँगा, पत्रिका में है कि सत्यम शिवम सुंदरम कैसे तीनों को आपने सिद्ध किया है, विभिन्न उदाहरण देके। और राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सद्भाव, मानव चेतना, इन सब का भी वर्णन आपने किया है अच्छे से। डॉक्टर पवन कुमार रावत जी नीरज की गज़लों पर बात करते हैं। नीरज गज़लों को गीतिका शब्द देते थे और अब चाहे आप उसे हिंदी गज़ल कहिए, चाहे गीतिका कहिए, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बहुत सारे वाद भी हो सकते हैं इस पर, लेकिन नीरज की गज़लों में उन्होंने समावेशिता, बहुसांस्कृतिकता, आशा, उल्लास और सृजन के रस देखे हैं, सृजन के रंग देखे हैं और निश्चित रूप से नीरज की गज़लों में हमें ये मिलता भी है। डॉक्टर कमल सिंह जी अलीगढ़ से ही रहे हैं, व्यष्टि से समष्टि तक का कवि नीरज को माना है। देह के सौंदर्य से आत्मा के सौंदर्य तक का कवि नीरज को उन्होंने माना है। दैहिक प्रेम से राष्ट्र प्रेम तक का कवि उन्होंने नीरज को माना है। फिरदौस एक शोधार्थी हैं, बड़ा अच्छा लेख है उनका, सिनेमा साहित्य का संगम।
और लोक भाषा की शब्दावली पर उन्होंने लिखा है। कुछ फ़िल्मी गीतों के उदाहरण भी बड़े अच्छे दिए हैं, हमें बहुत सारे गीत याद भी हैं उनके, नीरज जी के। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, होगा जो नशा वो प्यार है, दिल की कलम से, कारवां गुज़र गया बहार देखते रहे, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, रंगीला तेरे मन में रंगा है, और लिखिए जो खत तुझे, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ, ए भाई ज़रा देख के चलो, मेरा नाम जोकर का, मन्ना डे साहब का गाया हुआ। एक गीत मुझे लगता है वो इसमें फिरदौस जी लिखना छूट गया है कि मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया। राग पटदीप पर आधारित है, शाम का राग है, 6 साढ़े 6 7 बजे का, समय लगभग वही है ये भी। राग पटदीप का रूपक ताल का है और बड़ा ऊँचे सुर पे गाया हुआ वो गीत है। मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा था कि इसको अगर नीचे सुर पे लता गाती, तो वो राग चमक के ही नहीं आता। किसी ने मतलब बड़े अच्छे संगीतकार रहे होंगे, उन्होंने ये उत्तर दिया। तो राग पटदीप पर इतना बेहतरीन गीत उन्होंने लिखा है, मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई, बता दे मैं क्या करूँ? ये गीत भी जोड़ा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। शाइस्ता सना जी मानवीय संवेदना के आयाम देखती हैं। वेद प्रकाश भारती जी भी उन्हें राष्ट्रवादी कवि और मानवीय संवेदना के कवि और विभिन्न प्रकार की चेतनाओं के कवि दर्शाते हैं। डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता जी की एक छोटी-सी कविता नीरज जी को श्रद्धांजलि स्वरूप है, और प्रकाश चंद्र गुप्त जी बहुत अच्छे पुराने समय के आलोचक रहे हैं। मार्क्सवादी समीक्षा में उनका बड़ा नाम रहा, आगरा से संबंधित रहे। नीरज जी की प्राण गीत जो गीत संग्रह आया था, उसकी समीक्षा उन्होंने नया पथ पत्रिका में की थी। तो समीक्षा तो छोटी है, लेकिन बात पूरी तरीके से कहने की कोशिश उन्होंने करी है। नीरज की पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का, हो जाए दीवाना जी। यहाँ पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी। यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, सागर सीप समाना जी। देखिए, कल्पना देखिए और उस कल्पना की फिर आगे श्रृंगारिकता देखिए और इससे बढ़कर आगे देखिए उसकी दार्शनिकता, कि नाव में नदिया को उन्होंने डुबाया है और सागर में सीप को। सागर सीप समाना कबीर ने भी कहा है, तो यहाँ कबीर को छूते हुए नज़र आते हैं हमें। कौन? हमारे नीरज जी। दास्तान-ए नीरज चल रही है, हम सब आनंद ले रहे हैं इसका। ये भी ध्यान आता है कि उन्हें पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, 3 बार 1970, 71, 72 में फ़िल्म फेयर अवार्ड तक लगातार वो पहुँचे, मिला भी उनको, और शंकर जयकिशन और एस डी बर्मन साहब जैसे संगीतकारों के साथ उनका साथ रहा। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि, और जो नीरज स्वयं किनसे प्रभावित रहे? ओशो से। ओशो की पग घुंघरू बाँध मीरा नाची रे, जो पग घुंघरू बाँध करके पुस्तक आई है, उसकी नीरज जी ने समीक्षा भी भूमिका भी लिखी थी। पुस्तक में दर्शाई गई है वो भूमिका भी। तो ओशो स्वयं नीरज को इतना लाइक करते थे और नीरज भी ओशो के प्रति बहुत समर्पित थे। उस समय कहते हैं कि कबीर से प्रभावित रहे, बच्चन से प्रभावित रहे, विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर जी से प्रभावित रहे और उसके साथ प्रभावित रहे थोड़े से अरविंद दर्शन से। अरविंद जी से भी इनका पत्राचार होता था। और मैंने कहीं देखा था जब नीरज जी नहीं रहे थे, तो मुरारी बापू एक बार उनका अपनी कथा में ज़िक्र कर रहे थे। मुरारी बापू तो अक्सर उनके गीतों की पंक्तियाँ या कथा या ये सब का पाठ करते थे अपनी कथा में, आज भी उनको प्रयोग में लाते हैं वो। आगे बढ़ते हैं, खंड दूसरे पे आते हैं। ये चल रहा था भाग 1 खंड का, जिसमें कुल 21 आलेख थे, विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे हुए। नीरज के 5 संपादकीय सबसे पहले दे रखे हैं खंड खा में। बड़ी मेहनत से और बड़ी गहराई से ढूँढ के लाए हैं हमारे फिरोज़ भाई, बता रहे थे इस बात को, क्योंकि सर्दियों में इस अंक के बारे में कई बार बात हुई, तो बड़ी-बड़ी पुरानी पत्रिकाएँ उन्होंने छानी है इस चीज़ में कि अब ये संपादकीय हैं किस पर? बहुत गहरी-गहरी बातें हैं। लय पर लिखा है कि लय क्या है? ट्यून क्या है? लय क्या है गीतों की? उस पर नीरज ने बात की है। गीत क्या है? गीत का तत्व क्या है? गीत की मौलिकता क्या है? गीत का प्रभाव क्या है? इन पर बात की है। साहित्यकार और साहित्यकार का दायित्व क्या है? जीवन घट क्या है? और एक जो संपादकीय लिखा है वो बच्चन जी पर लिखा है उन्होंने। इसी प्रकार भूमिकाएँ कुछ लिखी हैं नीरज जी ने, जैसा मैंने अभी बताया ओशो की पग घुंघरू बाँध पर लिखा। एक संपादकीय उन्होंने लिखा, 1857 महाकाव्य आया था उर्दू में, डॉक्टर राही मासूम रज़ा जी का। वो भी अलीगढ़ से संबंधित रहे थे। उन पर एक बहुत अच्छा विशेषांक वाङ्मय पत्रिका का निकाला है फिरोज़ जी ने कुछ वर्ष पहले। तो उसकी भूमिका लिखी है। बताते हैं ये उर्दू का इस विषय पर प्रथम महाकाव्य है। उर्दू भाषा में 1857 की क्रांति पर प्रथम महाकाव्य है जिसकी भूमिका नीरज जी ने लिखी है। पत्रिका में ये भूमिका भी आपको मिलेगी। इसके बाद भूमिका ओशो के प्रवचनों का संग्रह पद घुंघरू बाँध की लिखा भी है कि वो ना ज्ञानी, वो ना ध्यानी, ना वो शेख, ना वो ज्ञानी, ना वो ध्यानी, ना वो शेख, वो कोई और थे जो तेरे मकां तक पहुँचे।
ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ज्ञानी ध्यानी शेख बनने से, शेख ब्राह्मण बनने से, कई बार इन शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, कहीं नहीं पहुँचा जा सकता। बाहर की इबादत करके कहीं नहीं पहुँचा जा सकता। कुछ और ही बात थी जो तेरे मकाम तक पहुँचे हैं। तुझे ढूँढने वाले कुछ और ही रहे। हाँ, इसके बाद काफ़ी सुंदर-सुंदर प्राक्तन हैं, समीक्षाएँ भी नीरज जी ने कुछ लिखी हैं, कुछ आलेख दे रखे हैं पत्रिका के खंड-खा में। और इसी क्रम में प्रोफ़ेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी का एक बड़ा सुंदर-सा संस्मरण भी है कि अध्ययन के दिनों में जब वो फैज़ाबाद के इंटर कॉलेज में पढ़ते होंगे, अपने एक गुरुजी की याद की है उन्होंने, हिंदी पढ़ाने वाले। वहाँ उसके माध्यम से नीरज जी से भेंट हुई है जब छोटे रहे होंगे त्रिपाठी जी। उसके बाद गज़ल कुंभ के कार्यक्रम में भेंट दिखाई है। फिर फ़िल्मी गीतों के प्रभाव का ज़िक्र भी किया है त्रिपाठी साहब ने। तो बड़ा अच्छा एक संस्मरण है वो। सागर से आते हैं प्रोफ़ेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक अच्छा संस्मरण है, कुछ नई बातें मिली उसमें। इसके बाद हमारे प्रिय अशोक अंजुम जी, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं इस समय। अभिनव प्रयास के सुसंपादक हैं और जहाँ तक है इस कार्यक्रम से जुड़े भी होंगे। नीरज जी के समक्ष पहला काव्य पाठ उन्होंने 1987 में किया, ऐसा ज़िक्र करते हैं। फिर कासिमपुर पावर हाउस का स्थान है अलीगढ़ से थोड़ा दूर 15-20 किलोमीटर, वहाँ जाकर किया। बहुत सारे रोचक प्रसंग दिखाए हैं। इसके बाद तो बहुत सारे काव्यों की भूमिकाएँ अशोक अंजुम जी के, बहुत सारे काव्यों की विमोचन नीरज जी ने की है। स्वच्छता में भी नीरज जी आए हैं अंजुम जी के पुस्तकों के विमोचन में, उनके कार्यक्रमों में। ये उनका स्नेह दिखाता है। और 17 पृष्ठों में एक लंबा साक्षात्कार है डॉक्टर प्रेम कुमार जी का। अलीगढ़ से ही आते हैं डॉक्टर प्रेम कुमार जी भी। और जैसा हम जानते हैं साक्षात्कार विधा में वन मैन हैं एक तरीके से, वो बहुत कुछ लिखते हैं, साक्षात्कार में ही अपनी पूरी बात रखते हैं। बहुत पठनीय साक्षात्कार है। एक साक्षात्कार कला समय पत्रिका का है, अशोक अंजुम जी का है साक्षात्कार। कवि शशांक प्रभाकर जी, जो नीरज जी के सुपुत्र हैं, उनसे डॉक्टर एम फिरोज खान जी ने एक साक्षात्कार लिया है। इसमें कुछ अंतरंग बातचीत भी की है कि नीरज जी से संबंधित साक्षात्कार का आरंभ ही इस बात से हुआ है कि नीरज जी के बारे में आप बहुत कुछ इंटरनेट पे पढ़ते हैं। अब कवि हैं, मशहूर कवि रहे हैं, साहित्यिक एक बड़ी प्रतिभा रहे हैं, तो उनके बारे में बहुत सारा सच भी हो सकता है और झूठ भी, तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें रखी भी हैं, जीवन का यथार्थ पक्ष रखा है। इसके बाद नीरजनामा नाम का 23 दृश्यों में अशोक अंजुम जी का लिखा हुआ एक नाटक भी है पत्रिका में, और जो नीरज जी की जन्म शती पर श्रद्धांजलि भेंट के रूप में रखा गया है। अशोक अंजुम जी कवि भी हैं, चित्रकार भी हैं, संपादक भी हैं, नाटककार के रूप में आपका पहला रूप हमने यहाँ देखा। नाटक पढ़ने में बहुत प्रभावित करता है। नीरज जी का संघर्ष दिखाया है, कैसे उन्होंने अखबार बेचा है, और अखबार भी बेच रहे हैं तो अखबार के सामने भी ग्राहक के सामने भी अपनी छोटी-छोटी तुकबंदियाँ कर रहे हैं, और ग्राहक कहता है, "अच्छा इतना मुझे नहीं पता था, ये एक अखबार में इतना कुछ मिल जाता है। ले बेटा पैसे ले ले और अखबार मुझे दे दे।" तो लेकिन नीरज फिर कहते हैं ना कि चाहे बरसे जेठ अंगारे या पतझड़ हर फूल उतारे, चाहे बरसे जेठ अंगारे या पतझड़ हर फूल उतारे, अगर हवा में प्यार घुला है, हर मौसम सुख का मौसम है। नीरज ने अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी मेधा से हर मौसम को सुख का मौसम बना लिया, क्योंकि वो शोखियों में घुला जाए फूलों का शबाब, अपना प्यार ही घोलते रहे हर जगह। आगे फिर हम देखते हैं कि 7 आलेख अन्य विषयों पर हैं, चूँकि वाङ्मय एक त्रैमासिक पत्रिका है, इसका ईयर फैक्टर भी है और बहुत अच्छी शोधार्थियों के लिए अच्छी पत्रिका है, तो 7 आलेख इसमें जनरल है। मैं यहाँ ये भी ज़िक्र करना चाहूँगा कि 27 फरवरी 2026 को भी वाङ्मय के नीरज विशेषांक का लोकार्पण अ, अड कविवर अशोक अंजुम जी के ही निवास पर हुआ था। पूरी रिपोर्ट हमारे फिरोज़ भाई ने भेजी थी हमको, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, अशोक अंजुम जी, भारती शर्मा जी, डॉक्टर शगुफ्ता जी, राजीव लोचन शुक्ल जी, सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। तो ऐसा सुंदर विद्वज्जनों के बीच में नीरज विशेषांक का लोकार्पण हुआ। तो अशोक अंजुम जी का ही एक दोहा नीरज जी के बारे में है, "जब तक है इंसानियत, जब तक जग में प्रीत, जब तक है इंसानियत, जब तक जग में प्रीत, तब तक गूंजेंगे सदा नीरज जी के गीत, तब तक गूंजेंगे सदा नीरज जी के गीत।" नीरज जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। 3 खंडों में उनकी रचनावली है और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास संस्मरणों का खजाना है। ज्योतिषी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत अच्छी उनकी मित्रता थी, और बताते हैं कि अपनी मृत्यु का दिन अटल बिहारी जी का भी और अपनी मृत्यु का भी उन्होंने दर्शा दिया था, और शायद आगे-पीछे ही गए हैं, बहुत बड़े अंतर पर नहीं गए हैं वो लोग। तो दोनों ही राजनीति के भी पुरोधा वो रहे और
काव्य के भी पुरोधा रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और नीरज जी तो शुरू से ही काव्य के रंग में रंगे थे, लेकिन ज्योतिषाचार्य भी थे। पत्रिका में ही एक जगह जिक्र है कि उन्होंने ज्योतिष के बहुत सारे गुण तत्वों को दोहों में लिखा है। ज्योतिष दोहावली के नाम से कुछ ऐसी पुस्तक उनकी आती है। तो दो गुलाब के फूल छू आए जब से होंठ अपावन मेरे, दो गुलाब के फूल छू आए जब से होंठ अपावन मेरे, ऐसी गंध बसी है मन में, सारा जग मधुबन लगता है, सारा जग मधुबन लगता है। सारे जग को मधुबन करते हुए हम सबके प्रिय नीरज जी आज भले ही दैहिक रूप से अपनी काया से स्मृति शेष हैं, लेकिन अपने सात्विक लेखन से, अपने दार्शनिक विचारों से, अपनी श्रृंगारिकता से, अपनी काव्य पंक्तियों से हम सबके बीच में हैं। और ये नीरज की पाती यूं ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यूं ही शब्दों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, मंचों के माध्यम से जाती रहेगी। मैंने तो कभी नीरज जी को नहीं देखा, क्योंकि मेरी आयु इतनी नहीं रही तब समय, लेकिन ये पता है यहाँ बरेली कॉलेज में एक दैनिक जागरण का कवि सम्मेलन प्रत्येक वर्ष सितंबर में होता था। तो पेपर में पढ़ते थे कि नीरज जी आए हैं, और सारी रात रचनाएं सुनी हैं, वहां बैठ के लोगों ने बड़ा आनंद लिया है। तो लगता था कि हाँ, नीरज जी को कभी देखेंगे, पढ़ के जाना भी, फिर धीरे-धीरे उन्हें समझा भी, उन पर लिखने का भी मौका मिला। इस मामले में मैं डॉक्टर फिरोज अहमद जी का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अंक में लिखने के लिए भी उकसाया हमें, और उसके बाद अंक भेजा तो पढ़ने के लिए भी उकसाया, और कुछ यहाँ बोलने के लिए भी उकसा दिया है। पता नहीं कैसा रहा, लेकिन कोशिश करी है कि प्रत्येक मैं आलेख की जो मूल तत्व है, जो सेंट्रल आइडिया है, मैं उसको यहाँ परसेप्शन उसका ला सकूँ यहाँ पर, कि जन्म मरण जीवन की गति के हैं दो चरण, यही जन्म और मरण का, यही यति और गति का, यही प्रीति और रीति का कवि नीरज आज हम सबके मध्य में शब्दों के माध्यम से जीवित है, जीवित रहेगा। उनके चरणों में बार-बार नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कोई यदि त्रुटि रही हो, उसके लिए भी सादर क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद नितिन सेठी जी। निश्चित रूप से आपने जितनी वृहद पत्रिका है, उतना ही वृहद विवेचन आपने प्रस्तुत किया है, और इसके लिए आपको साधुवाद। आपने पत्रिका के ही नहीं, बल्कि नीरज जी के भी जीवन के विभिन्न पक्षों को बहुत बढ़िया तरीके से छू करके अपने आलेख को, अपने वक्तव्य को यहाँ प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से आप एक कुशल समीक्षक, कुशल आलोचक हैं, और आपके इस वक्तव्य के लिए, इस पत्रिका के ऊपर आपने इतना बढ़िया, और नीरज जी के ऊपर बोलने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद। अब चूंकि हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण पर आ चुके हैं, और हमारे मध्य आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, जो सागर मध्य प्रदेश से हैं, उपस्थित हैं। उन्होंने वो न केवल अपने अध्यक्षीय भाषण दें बल्कि के लिए उनको आमंत्रित कर रहा हूं, बल्कि नीरज जी पर जो ये अंक निकला है, इस पर भी अपने विचार रखने के लिए उनको आमंत्रित करता हूं, और साथ ही साथ जो इस कार्यक्रम के विषय में भी अपने विचार रखने के लिए मैं उनको बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और आज के इस आयोजन में अभी मैंने सुना भाई नितिन सेठी जी को, तो मैं बात करूं कि ये जो नीरज विशेषांक वाङ्मय पत्रिका का, तो सबसे पहले तो मैं शगुफ्ता नियाज जी, जो इसकी अतिथि संपादक हैं, और संपादक के रूप में भाई फिरोज खान साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतना महत्वपूर्ण अंक मुझे लगता है नीरज जी पर अभी तक तो मैंने नहीं देखा। छोटे छोटे अंक आए बहुत सारी पत्रिकाओं के, वो मैंने देखा है, पढ़ा भी है, लेकिन इतनी विपुल सामग्री के साथ पहली बार यह विशेषांक हमारे सामने है, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है। मैं पिछले कई वर्षों से शगुफ्ता जी और फिरोज जी से जुड़ा हूं, और संयोग है कि वो मेरे गांव के पास के हैं, इस नाते भी एक घना नाता है, और बड़े संपादक है। मुझे फक्र है कि वो इस समय हिंदी संसार में जो पत्रिकाओं के संपादन हो रहे हैं, जो ग्रंथों का संपादन हो रहा है, और जो संपादक जितने हैं देश में, उनमें सबसे ज्यादा प्रखर और सबसे ज्यादा खोजी पत्रकारिता जिसे कहते हैं, उसमें फिरोज भाई का नाम सबसे ऊपर है।
जब थर्ड जेंडर की बात आई थी तो उन्होंने, बल्कि मैं ये दावा करता हूं कि शुरुआत हिंदी जगत में विमर्श के, थर्ड जेंडर विमर्श की शुरुआत उन्हीं की पत्रिका से हुई। तो बहुत सारे विशेषांक निकाले हैं। मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि सागर के कवि और लेखक जहूर बख्श साहब सागर में इतने बड़े बड़े विद्वान रहे, पर किसी ने उन पर, एकाध लेख कांत कुमार जैन का प्रकाशित हुआ, एकाध और किसी का, किसी ने जहमत नहीं उठाई कि उन पर कोई सामग्री एकत्र करे। तो जहमत उठाना भी बड़ा कठिन है। जहां सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, वहां कबीर की तरह फिरोज भाई जाग रहे हैं कि है ना। तो वो लगातार एक प्रकार से साहित्य में एक जागरण का स्वर फिरोज भाई के माध्यम से है। और आप देखें कि ऐसे तमाम रचनाकारों, ऐसे तमाम साहित्यकारों जिनके बारे में हिंदी संसार को बहुत कम पता था, या नई पीढ़ी के लोगों को बिल्कुल नहीं पता था, नाम ही सुना था, ऐसे लेखकों की रचनाओं को ढूंढना और अपने पैसे खर्च करके, लोग तो न जाने क्या क्या उपाय करते हैं, लेकिन अपने पैसे से कितनी ईमानदारी से जगह जगह भटक कर लोगों से निवेदन करके सारी सामग्री इकट्ठा करना, और विशेषांकों की एक लंबी श्रृंखला है, सबका नाम गिना पाना संभव नहीं है। बहुत सारे अंक, लगभग 2 दर्जन विशेषांक भाई फिरोज जी ने निकाला है। तो उनकी इस मेहनत, उनकी इस संपादन दृष्टि, उनके इस खोजी जो उनका स्वभाव है, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं और उसका मुरीद हूं। मुझे लगता है ऐसा व्यक्तित्व हिंदी संसार में फिलहाल बहुत कम है, विरल हैं, जैसे फिरोज अहमद भाई है। और सारे अंक, जितने विशेषांक सब अद्भुत हैं, उस पर काफी चर्चा हुई। तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा संचालन कर रहे मेरे भाई लवलेश दत्त जी, और बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है, लगभग पूरी पत्रिका को खंगाल डाला है भाई नितिन सेठी जी ने। और हर रंग, जो रंग जीवन के, गोपाल दास नीरज के जीवन के जितने भी रंग रहे हैं, जितने भी संघर्ष के दिनों में, सुख के दिनों में, प्रेम के दिनों में, जीवन के उतार चढ़ाव भरे लम्हों में जितने भी रंग हो सकते हैं, उन सारे रंगों को हमारे इस अंक में जो लेखक हैं उन्होंने पकड़ने की कोशिश की है। और उन सारे रंगों का ताना बाना भाई नितिन सेठी जी ने अपने वक्तव्य में, एक महत्वपूर्ण वक्तव्य में हमारे सामने उद्घाटित किया। मुझे लगता है कि जिन रंगों की बात हमारे आलोचकों ने, हमारे संस्मरणकारों ने, उनके जीवन के, चाहे वो प्रेम का हो, करुणा का हो, जीवन के यथार्थ का हो, सुख दुख का है, फिल्म का है, जितने भी रंग हैं, वो सारे रंग एक बड़े लेखक में ही समाहित हो सकते हैं। जो लेखक पूरी निष्ठा से पूरे जीवन को ईमानदारी से, समर्पित भाव से लेखन कर रहा है, जिसमें कोई लोभ नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है नीरज जी के उसमें कि पैसे का प्रलोभन हो, यश पाने का प्रलोभन हो। दरअसल वो उनकी जिंदगी का ही रंग है। उनके गीत हैं, उनकी गजलें हैं, उनकी अन्य जो रचनाएं हैं, वो उनके जीवन के रंग हैं, उनके समाज के रंग हैं जो उन्होंने देखा। और मुझे लगता है कि कबीर की तरह है कि जगभव का गावना क्या गावे, अनुभव गावे सो रागी। तो अपने अनुभवों को वाणी देना बड़ा कठिन भी होता है। तो नीरज जी ने समय समय पर अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव देखे, उन सबको, उन सारे रंगों को, चाहे वो सुख के रंग हो, चाहे वो दुख के रंग हो, चाहे वो करुणा हो, चाहे वो प्रतिरोध का स्वर हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे अध्यात्म का हो, जितने भी बातें अभी इन लेखों में आई हैं, वो सारे रंग एक विराट, एक भारत के एक विराट समाज की परिकल्पना उसके साथ जुड़ी हुई है। जो लेखक जितना व्यापक चेतना का होगा, व्यापक संवेदना का होगा, जो लेखक जीवन के विराट अनुभवों का जिसके पास खजाना होगा, वही, उसी के जीवन में, उसके लेखन में इतने रंग उभर सकते हैं।
जीवन का इकहरापन लेखक को बड़ा नहीं बना सकता। तो बहुआयामिता जो उनके लेखन की है, वो विचारों की है, उनके अध्ययन की है, जीवन को देखने की दृष्टियां हैं, वो सारा का सारा अगर सब पर विचार किया जाए तो एक बड़ा विराट स्वरूप नीरज के लेखन का हमारे सामने आता है। वो केवल गीत नहीं रच रहे थे, बल्कि या वो गजल नहीं लिख रहे थे, वो अपने समय को रच रहे थे और अपने समय को रचते हुए कहीं न कहीं मनुष्यता और प्रेम और करुणा की हिफाजत भी वो करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये समाज में केवल चुनौतियों में ही आदमी खप जाए, बल्कि जीवन के जो शाश्वत प्रश्न है, शाश्वत मूल्य है जीवन के, उनकी रक्षा भी होनी चाहिए। तो ऐसे बड़े लेखक पर यह अंक, इस अंक को एक उपन्यास की तरह पढ़ा जाए तो बड़ा रोचक अनुभव है। क्योंकि मैं कथा कहानियां लिखता हूं तो मैंने भी सारे लेखों का एक प्रकार से अवलोकन किया है, लेकिन जो बातें हो गए उसको फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं फिरोज भाई की संपादकीय का उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने ये जन्मशती अवसर पर इस अंक का जो संपादन किया है, और जब वो 150 पेज हो गया था तो मुझसे कहा उन्होंने, लगातार बात होती रही कि अभी और सामग्री मुझे मिल रही है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल आपका धैर्य, आपकी प्रतीक्षा रंग लाएगी और बिल्कुल आप हड़बड़ी बिल्कुल न करें। ये एक बड़े संपादक का लक्षण है कि वो हड़बड़ी में नहीं कोई काम कर रहा है, वो धैर्य के साथ और चाहता है कि कोई भी अंक निकले तो वो संपूर्णता में एक बड़ी बात बने। तो उन्होंने एक बात लिखी है कि ये केवल कोई तिथि उनका शताब्दी वर्ष है तो उसका स्मरण मात्र नहीं है। वो कहते हैं कि शब्द और स्वर के उस महाकुंभ का उत्सव है जिसने आधी सदी से भी अधिक समय तक हिंदी काव्य चेतना को आलोकित किया। ये एक बड़ी बात कहते हैं। और देखें इसमें जितने भी लेख हैं, उन लेखों में जगह जगह हमारे आलोचकों ने, लेखकों ने इस बात को रेखांकित किया है समय समय पर। जिन तिथियों की चर्चा नितिन भाई कर रहे थे, उन तिथियों में वो सारी बातें कि वो हिंदी काव्य चेतना को एक नया आलोक भी दे रहे थे। वो ऐसा नहीं कि प्रयोगवाद और नई कविता की उलझनों में फंसते हैं, उनकी राह अपनी अलग है। वो दिशा दे रहे थे, हिंदी गीत को दे रहे थे, नवगीत को दे रहे थे, हिंदी गजल को दे रहे थे, एक वैश्विक क्षितिज पर उसे प्रतिष्ठित करना चाहते थे। तो ये एक बड़े रचनाकार की ही कोशिश हो सकती है। दूसरी बात एक और कहते हैं कि कोलकाता की एक गोष्ठी में दिनकर जी ने एक बात कही थी, 1966 का प्रसंग है। एक बात अभी नितिन जी ने भी कही थी, शायद मेरी बात उनसे कुछ अलग हो, कि भाई उस जमाने में लोग सीख रहे थे। नीरज जी को आदर्श मानकर उनके गीतों से, उनकी पढ़ने की स्टाइल से, उसको रचने की स्टाइल से नई पीढ़ी के लोग जो गीत लिख रहे थे वो सीख रहे थे। नीरज जैसा बनने की कोशिश भी उस समय में हो रही थी। तो दिनकर जी ने एक बात कही, भले वो भावुकता में कही या जैसे भी कही, कि यदि खड़ी बोली के गीतों को लोकप्रिय होकर, यानी लोकप्रियता के पैमाने पर लोकप्रिय होकर जनमानस में अपना स्थान बनाना है, तो उनकी भाषा और ध्वनि नीरज की सी होनी चाहिए। ये बिल्कुल अक्षरशः हुबहू सत्य है नीरज के लेखन का, कि जनमानस में उन्होंने जो स्थान बनाया। देखिए, हिंदी के आलोचक तो बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, कतर ब्योत करने वाले स्वार्थी भी होते हैं, तो उन्होंने कई जगह नकारा, उनको वो अलग प्रश्न है। लेकिन गीतों की लोकप्रियता को लेकर जो पैमाना, जो मानक स्थापित किया नीरज जी ने, वो दुर्लभ है। और उसमें उनकी जो भाषा है, जो आम भाषा है, सहज भाषा है, कोई बहुत दुराव छिपाव नहीं उसमें है। और उसकी जो ध्वनि, उस ध्वनि को अगर पकड़ना है तो नीरज के गीतों को पढ़ा जाना चाहिए, सीखा जाना चाहिए उससे। ये बात दिनकर 1966 में कह रहे हैं। अद्भुत है कि एक लेखक को एक राष्ट्रवादी कवि, एक राष्ट्रीय चेतना का कवि इस रूप में याद करने की बात कर रहा है, और एक मार्क्सवादी मुक्तिबोध भी उन्हें याद कर रहे हैं। और मुक्तिबोध याद करते हुए
ये कहना चाहते हैं कि वो जो है नीरज जी उनके प्रिय कवि हैं। अब सोचिए, नीरज को प्रिय कवि कहने के पीछे कहीं न कहीं उनके लेखन का जो तत्व है, जो जीवन का यथार्थ है, जो जीवन का सत्य है, जो भोगा हुआ देखा हुआ सत्य है, उस सत्य को पकड़ने की जो चेष्टा है नीरज के गीतों में, वो केवल फिल्मी गीतकार नहीं है। और फिल्मी गीतों में भी अगर देखा जाए तो जीवन का स्पंदन और हमारे समय का यथार्थ बोलता हुआ नजर आता है। वो केवल फिल्मों के मनोरंजन के लिए गीत नहीं लिख रहे थे, वो जनता की पीड़ा को, जनता के मन के भीतर की तमाम उस गहराइयों में जाकर उसे समझने की कोशिश कर रहे थे, कि जिससे बहुत सारी पंक्तियां याद आ रही हैं। तो मुक्तिबोध ऐसा कहते हैं। एक बात और फिरोज भाई कहते हैं कि बहुत सारे पक्ष जिससे हम अनभिज्ञ रहे हैं, मैं भी अनभिज्ञ रहा हूं, जैसे उनके संपादकीय दिए हुए हैं, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज है, तो सब नहीं पढ़ा था लोगों ने। तो ये लक्ष्य लेकर फिरोज भाई ने इस विशेषांक को निकाला है, और वो कहते हैं कि दुर्लभ कार्यों पर प्रकाश डालना कि शोध जगत जिनसे प्रायः अनभिज्ञ रहा। तो ये संपादक की प्राथमिकताएं हैं, इन प्राथमिकताओं को पर भी विचार किया जाना चाहिए। बात बहुत सारी हो चुकी कि 3 खंडों में, और बहुत सारे लेखक जिनकी समीक्षाएं, आलेख, शोध लेख बड़ी मेहनत से लिखे हुए लेख हैं, जिनका नाम गिनाया जा चुका है। और अधिकांश लेखों में नीरज का जो जीवन संघर्ष है, देखिए कितना बड़ा आदमी, कि एक स्टेनो, एक स्कूल का मास्टर, एक कॉलेज का मास्टर और पत्रकारिता करने वाला आदमी, उसके भीतर जो लेखक है वो कितना बड़ा लेखक मौजूद था, कि जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और इन सारे आर्थिक संघर्ष की परिस्थितियों में, पारिवारिक संघर्ष के दौर में, उपेक्षा के दौर में भी नीरज जी ने फिल्म में, मंच पर, साहित्यिक गोष्ठियों में, समारोहों में जाकर अपनी जो धाक जमाई, जो इमेज बनाई, वो बहुत अद्भुत है। यानी नीरज के व्यक्तित्व से सीखा जा सकता है कि कैसे अगर कोई प्रयत्न करे तो कैसे बड़ा लेखक हो सकता है। जैसे कि फिरोज भाई ने एक बड़ा संपादक होकर प्रमाणित कर दिया कि वो कोई भी चुनौती, कोई भी संपादन उन्हें करना हो तो उनके लिए बहुत सहज संभव है। इसी संभावना को इस अंक के संपादन में हम लगातार देख रहे हैं। उनकी रचना यात्रा, उनके फिल्मी गीत, उनके लेखन का सफर, इन सब का के प्रभाव, इसके प्रमाण सारे लेखों में हमें मिलते हैं। प्रेम है, करुणा है, मानवीयता है, प्रकृति है, सौंदर्य है, दुख दर्द है, ये सारी जो मूल्य है नीरज की कविता के, जो मनुष्य के जीवन के अपरिहार्य जिससे उसका संबंध है, ये सारे पक्ष हर जगह खुलते हुए नजर आते हैं। हर लेख में इन सब बातों को अपनी अपनी तरह से आलोचकों ने व्यक्त किया है, उनकी उसे बताना संभव नहीं। मैं एक अनुभव, नीरज का एक अनुभव है, देखिए उनका पाठ करने का जो तरीका था नीरज जी को, वो सहज संभव नहीं है। ये धारा प्रवाह, उनको सबसे बड़ी बात की उनको सारे अपने गीत और औरों के गीत याद थे। इतने सारे गीतों को याद करना, कंठस्थ रखना एक बड़ी बात थी। पर मुझे याद आता है कि एक पीढ़ी थी हमसे थोड़ा आगे, पहले की पीढ़ी थी, जिसे बहुत याद रहता था। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उन्हें याद कम रहता है, क्योंकि वो उतने परिश्रम से, उतने रुचि के साथ उन गीतों को शायद कम याद कर पाते हैं। एक गीत है जो नीरज के व्यक्तित्व को गढ़ता है, नीरज के व्यक्तित्व को समाहित करता हुआ, कि भोर हुआ, धूप चढ़ी, शोर हुआ, सांझ बढ़ी, यूं ही एक दिन निकल गया। प्राण तपे, प्यास जगी, मेघ घिरे, झड़ी लगी, यूं ही हिम किए हिमाद्र गल गया। स्नेह चुका, सांस थकी, तिमर झुका, ज्योति झुका, ज्योति बिकी, यूं ही एक दीप जल गया। रूप हंसा, रास रचा, मिशन सजा,
विरह बचा यूं ही एक स्वप्न छल गया, जन्म रोया मृत्यु हंसी, आयु लुटी धूल बसी, यूं ही बस मनुष्य ढल गया। ये नीरज की नहीं, ये हर मनुष्य के जीवन की सच्चाई है। इसी तरह से जीवन ढल जाता है कुछ तलाश में, कुछ अपने को तराशने में। नीरज ने अपने को खूब तराशा है और वह तराशना और संवारना उनके गीतों में भी दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से देखें तो कितने रंग हैं, प्रकृति के जो रंग हैं वो केवल प्रकृति नहीं है, बल्कि वो प्रकृति जो है मानवीय सरोकार से जुड़ती है। मनुष्य, नीरज के लिए मानवीय सरोकार सबसे ऊपर है, मनुष्य सबसे ऊपर है। रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ जैसे था, जैसे हजारिशा द्विवेदी के यहाँ था, मनुष्य सबसे ऊपर है। और अनेक वक्तव्य वो समय समय पर उनके आए हैं जिसमें वो मनुष्य को लेकर छटपटाहट उनकी है, उसके दुख दर्द को लेकर छटपटाहट है। मनुष्य को मनुष्य पद से गिरने की जो पीड़ा है वो सारी बातें भी व्यक्त होती हैं। कहते हैं कि उनका कभी अश्रु ने, कभी जलन ने, कभी नयन ने, कभी सपन ने, तुम्हें पता क्या तुम बिन किस किस ने बहलाई याद तुम्हारी। वो याद करते हैं कि जीवन को में कितने लोग कैसे आते हैं और कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, उनकी यादें किस तरह से जमी हुई है। वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, यह सब तो ठीक है, मगर प्यार बिना आदमी कहीं भी नहीं जी सकता। ये प्यार बड़ा व्यापक है, विराट है, जिसमें संपूर्ण मनुष्यता, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जीवन जगत समाहित है। वो प्यार है, केवल स्त्री पुरुष का ही प्यार नहीं है। तो प्यार तभी साकार हो सकता है जब उसमें आदमी कहीं भी नहीं जी सकता उसके बिना। उनके जीवन में विद्रोह भी आया, प्रतिरोध का भी स्वर उनके जीवन में हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रतिरोध तो उस हर कवि में होगा जो जीवन के यथार्थ के साथ लगातार कदम ताल कर रहा है, उसे समझ रहा है, उन सच्चाइयों को, उन विकृतियों को, उन षड्यंत्रों को जो मनुष्यता के खिलाफ हर समय रचे गए हैं। तो नीरज जी एक सावधान कवि भी हैं। वो केवल प्रेम और श्रृंगार के रंग में डूबे हुए व्यक्ति नहीं थे, वो अध्यात्म की बात करते हैं, भौतिकता, भौतिक जीवन के यथार्थ की बात करते हैं, पीड़ा की बहुत सारी बातें। वो अपने विद्रोह को भी कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं विद्रोही हूं, मैं विद्रोही हूं, जग में विद्रोह करने आया हूं। मुझे लगता है कि जो बातें उनके बारे में कही गई है, कहीं न कहीं उसमें वो विद्रोही है। विद्रोह मतलब हिंसा नहीं है, विद्रोह मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो पारंपरिक ढर्रे से अलग कोई बात कही जा रही है, जो रूढ़ियों से अलग कोई बात कही जा रही है, चाहे वो प्रेम के बारे में हो, चाहे श्रृंगार के बारे में हो, चाहे जीवन के बारे में हो, वो एक प्रकार का विद्रोह है, एक प्रकार का प्रतिरोध है। तो ये प्रतिरोध का, विद्रोह का स्वर उनकी पूरी काव्य यात्रा में जगह जगह परिलक्षित होता है। ये मैं विद्रोही हूं, जग में विद्रोह करने आया हूं, क्रांति क्रांति का सरल सुनहरा राग सुनाने आया हूं। क्रांत करने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेखक क्रांत उस रूप में नहीं कर सकता। क्रांति का सरल सुनहरा राग सुनाने आया हूं। तो सुनहरा राग क्रांति का उनकी पूरे जीवन में, उनकी जो तासीर थी, नीरज के व्यक्तित्व की, उनके लेखन की जो तासीर है, उस तासीर में आप देखें तो ये सारी चीजें उसमें हमें मिलती हैं। जब वो कहते हैं कि मैं मुसाफिर हूं, कि जिसने कभी रुकना न जाना, मैं कभी सीखा न जिसने मुश्किलों में सिर झुकाना, पंथ की कठिनाइयों से मान लूं मैं हार, यह संभव नहीं है। ये संदेश है हमारे समय, आज की युवा पीढ़ी के लिए भी संदेश है, जीवन के पल प्रतिपल के लिए संदेश है, हर युग के लिए संदेश है। क्योंकि हार मानना तो एक प्रकार से अपने पद से, अपनी गरिमा से च्युत होना है। तो ये सारी बातें इसलिए कि हमारे समय में नीरज की कविताओं की बहुत जरूरत है,
नीरज को यदि सही मायने में देखा जाए, परखा जाए, तो नीरज हमारे आज के समय के, अधुनातन समय की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के भी कवि हैं, उन चुनौतियों के गीतकार भी हैं, और उसमें वो रास्ता भी हमें वो दिखाते हैं। कुछ लोग पता नहीं क्यों, यद्यप जीवन में निराशा भी आती है, हताशा भी आती है, रुदन भी आता है, और मृत्यु का बोध भी हावी होता है। कुछ लोगों ने नीरज की विचारधारा में ये बातें भी देखने की कोशिश की। बड़ा स्वाभाविक है कि जो मनुष्य है उसके जीवन में ये बातें कैसे नहीं आएंगी। किसी क्षण हताशा भी आएगी, निराशा भी आएगी, कहीं न कहीं रुदन भी आएगा, और अगर आरोप लगाना है तो बहुत सारे आरोप लग सकते हैं। इस तरह की बात भी आई कि अतृप्त वासना डेरा डाले हैं उनके काव्य में। तो ऐसा सब रंग देखने वालों के लिए नीरज अपनी कविता में, अपनी गीतों में ही उत्तर देते हैं। जिन 3 सत्य की बात उनके काव्य में कही गई है कि सत्य है, सत्य, सौंदर्य, प्रेम और मृत्यु, ये बातें उनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। पर इंसान सबसे ऊपर है, बस गरज यह गिरते हुए इंसान को हर तरह हर विध से उठाना धर्म है। इससे बड़ी धर्म की क्या व्याख्या होगी। हमारे समय में धर्म की जितनी फजीहत हो गई है, जितनी, उसके बारे में मुझे तो पसंद ही नहीं आता है। जो धर्म इस समय है वो मुझे कभी पसंद ही नहीं आया। मेरा धर्म तो फिरोज भाई का जो धर्म है, एक लेखक का जो धर्म है, नितिन भाई का जो धर्म, एक लेखक का जो धर्म है, वो मेरा धर्म है। तो उस धर्म की ओर भी इशारा करते हैं। बस गरज यह गिरते हुए इंसान को, इस समय इंसान बहुत गिर गया है, इस गिरते हुए इंसान को हर तरह हर विध से उठाना धर्म है। पर हम उठाने वाले कहाँ हैं। हम कविता कहानी लिख कर चुपचाप बैठ गए कि पुरस्कार मिल जाए, हमारी चर्चा हो जाए। समाज को उठाने की जो पीड़ा है, वो उस पीड़ा से कौन कौन अपने को जोड़ता है। ये एक युग था, एक समय था, चाहे वो भक्ति काल का समय था, चाहे वो आजादी का समय था, एक लंबा समय था कि जब एक मकसद, बड़ा मकसद लेकर समाज के प्रति लेखक मैदान में उतरता था। अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर, कुछ ऐसा मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। ये मुझे लगता है कि जितना कुछ हो रहा, युद्ध की खबर हो, कोई भी बुरी खबर हो, हम खाना खाते हुए, नाश्ता करते हुए, मनोरंजन के तौर पर देखते हैं। ये हमारी संवेदनहीनता, संवेदना की जो गिरावट आई है, वो इसीलिए आई है कि जब चीजें रोज रोज की एक जैसी हो जाए तो हम कितना रोएंगे, हम कितना दुखी होंगे। पर नीरज को ये बात अखरती है और वो कहते हैं कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर, कुछ ऐसा मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। ये संतों की बात, ये ज्ञानियों की बात, ये जीवन का कितना बड़ा मूल्य है। कबीर के यहां भी मैं भी भूखा ना रहूं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये जो प्रवृत्ति है, ये जो बात है, ऐसे तमाम बातें हैं इन लेखों में। अगर चयन किया जाए बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें और मैं कहना चाहूंगा कि खंड खा की बात बहुत विस्तार से भाई नितिन जी ने कही, बहुत सुंदर बात कही, अच्छा लग रहा था। एक देखिए, एक आलोचक उनके भीतर बैठा है। वो एक प्राय होता क्या है, गीत बहुत अच्छा लिखता है, कविताएं बहुत अच्छा लिखता, लेकिन एक आलोचक बैठा हुआ। नीरज के पूरी काव्य यात्रा में उनका जो आलोचक है वो स्वयं बैठा है। वो स्वयं की भी मीमांसा करते हैं, अपने जीवन की भी आलोचना करते हैं, और अपने समय के साहित्य की भी आलोचना, मतलब मूल्यांकन करते हैं, और जो बात उन्हें जायज लगती है उसकी तारीफ भी करते हैं। तो ये एक आलोचक व्यक्तित्व, एक संपादक व्यक्तित्व, एक भूमिका लेखक, एक संपादक, ये सारे रूप जो उनके व्यक्तित्व के, उनके लेखन के असर हैं, वो उस पर जो सामग्री दी गई है
वो बड़ी मूल्यवान है। उसे पढ़कर उसमें से नीरज कितने हमारे सामने निकलते हैं, उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। समय कम है इसलिए उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन जब वो गीत के स्वरूप और सिद्धांत की बात करते हैं, जब वो गजल एक दृष्टि पर विचार करते हैं, जब वो दोहा आज और कल पर बात करते हैं, तो लगता है कि वो नीरज एक आलोचक के रूप में, एक समीक्षक के रूप में हमारे पास बैठे हुए हैं और हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें सिखाना चाह रहे हैं। उन्होंने संपादकी 5 में राबिन शाह पुष्प की कहानियों पर भी उन्होंने लिखा। हरिवंश राय बच्चन पर बहुत बड़ी बात संपादकी 5 में कही है, और वो बात अपने संदर्भ में भी कहते हैं। जो बात हरिवंश राय बच्चन के बारे में मूल्यांकन कर रहे हैं, कहीं उन्होंने अपने बारे में भी कही है कि हिंदी और ये हिंदी जात, हिंदी का जो साहित्य है, हिंदी का जो समाज है, उसकी एक बुनियादी विकृति है। जो बात बच्चन के बारे में कह रहे हैं नीरज जी, कि हिंदी बच्चन जी के साथ न्याय नहीं कर सकी। हिंदी वालों की प्रकृति है। हिंदी बच्चन जी के साथ न्याय नहीं कर सकी, और इसका एकमात्र कारण रहा उनकी ईर्ष्या, इतना करने वाली उनकी जो लोकप्रियता थी, उस लोकप्रियता से ईर्ष्या के कारण ये बड़ा स्वाभाविक भी है, लेकिन हिंदी समाज में ये बातें दिखाई पड़ती हैं, मेरे अनुभव में भी आई है। तो ये नीरज उनके बच्चन जी के बारे में भी, पर अपने जीवन के बारे में भी वो अनुभव कहते हैं। वो भूमिका 2 में मीराबाई की, यानी भक्त काव्य की भी चर्चा करते, तमाम कवियों का संदर्भ आता है, मीराबाई के भी बारे में एक बात करते हैं, और उसमें जो विरह है, उस जो भक्त में विरह है, जो वियोग है, वो कैसे आध्यात्मिक चेतना से जुड़ता है, और वह किस मायने में अर्थ रखता, उन सब बातों पर विचार करते हैं। कवि की कलम से में कहते हैं कि अपने बारे में जो कहते हैं कि एक अरसे से मुझे और मेरी कविता को लेकर हिंदी काव्य के पाठकों और आलोचकों के बीच तरह तरह की भ्रांतियां और गलत धारणाएं, ये जो गलत धारणाएं हैं, भ्रांतियां हैं, मुझे लगता है कि ये अंक उन धारणाओं और भ्रांतियों को मिटाएगा, असलियत को उजागर करेगा। और ये कहते हैं कि कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा मेरे बारे में फैलाई गई थी। एक उनका बहुत महत्वपूर्ण लेख है दृष्टिकोण। इस लेख को पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें वो साहित्य के बारे में, जिसमें वो अपनी बात कहते हैं बड़े विस्तार से। इसके बाद अशोक अंजुम के 3 लेख हैं, मेरा एक संस्मरण है। कवि सम्मेलनों में जब ठेकेदार पैदा हो गए तो उनका मन वहां से ऊब गया और धीरे धीरे उससे विरत होते गए। तो दृष्टिकोण लेख में जो बातें कही गई वो हमारे आपके लिए भी है, कि साहित्य के लिए, उन्हीं के शब्द हैं कि साहित्य के लिए मनुष्य से बड़ा और कोई दूसरा सत्य संसार में नहीं है। और इसी मनुष्य को हम नकार रहे हैं, लगातार नकार रहे हैं, चाहे राजनीति नकार रही है, चाहे विश्व के फलक पर जो युद्ध हो रहे हैं उसको नकार रहे हैं। अरे कितना खराब समय है, कितना दुख का समय इस समय है। विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र मानवता का संहार कर रहे हैं, मनुष्यता का संहार कर रहे हैं। बच्चे और बूढ़े और जवान और स्त्रियां पुरुष मारे जा रहे हैं, और हम बैठे कवायद कर रहे हैं। तो ये कितना खराब समय है। इस खराब समय में इनका जो नीरज के जो विचार हैं उसे फैलाना चाहिए, उसे बाहर ले आना चाहिए कि साहित्य के लिए मनुष्य से बड़ा और कोई दूसरा सत्य संसार में नहीं है, और उसे पा लेने में ही उसकी सार्थकता है। कितनी बड़ी बात। मैं अपनी कविता द्वारा मनुष्य बनकर मनुष्य तक पहुंचना चाहता हूं। मैं अपनी कविता द्वारा मनुष्य बनकर मनुष्य तक पहुंचना चाहता हूं। यानी मनुष्यता की खोज अपने भीतर और बाहर नीरज की पूरी काव्य यात्रा में पदे पदे हमें परिलक्षित होती है। वह मेरी यात्रा का आदि है और वही अंत है, नीरज जी कह रहे हैं। साहित्य कहते हैं कि ये भड़ास है। कभी कोई कहता बेवकूफी भरा कि ये क्या करूं, बैठे ठाले का धंधा है। ऐसा नहीं है। नीरज के लिए साहित्य जो है, वो साहित्य की साधना जो है, वो हृदय की साधना है, हृदय की साधना भी है नीरज के लिए। ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और कहते हैं कवि बनना है
तो पहले महान मनुष्य बनो। ये महान मनुष्य को बार बार रेखांकित किया जा रहा है। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, यही मेरी कमजोरी है और यही मेरी शक्ति भी है। ऐसी तमाम बातें उन्होंने कविता के बारे में, कवियों के बारे में, एक लेखक की साधना के बारे में बार बार कही है। तो तमाम बातें हैं और साक्षात्कार बहुत अच्छा लगा कि अगर ये स्वरूप इस पत्रिका का नहीं आता तो शायद ये अधूरापन फिरोज भाई को अखरता। लेकिन फिरोज भाई बहुत सावधान व्यक्ति है, बहुत सजग और गंभीर व्यक्ति हैं। उनसे बात करने पर, उनके कृतित्व को, उनकी बातों को देखने पर एक प्रेरणा मिलती है कि भाई कुछ सीखो फिरोज भाई से, शगुफ्ता से कुछ सीखो। जो सीख लेगा वो कामयाब होगा। तो ये एक साधक की तरह, वो केवल पत्रिका का संपादन नहीं कर रहे हैं, वो तन मन प्राण और धन से जुट जाते हैं और एक साधक की तरह, एक बड़े संपादक की तरह इन सारे ग्रंथों का, इन सारे अंकों का वो संपादन, एक से एक बड़े अंक उन्होंने निकाला। तो ऐसे नहीं निकल गया। हम आप एक किताब निकालते हैं, सालों साल में निकाल पाते हैं, लेकिन देखिए उनका विजन, इसके लेखन में उनका विजनरी जो स्वभाव है, बड़े विजन रखने वाले हमारे संपादक हैं। तो इतना बड़ा विजन लेकर, इतनी बड़ी शक्ति के साथ अपने को खो देने वाला, जो घर जाड़े अपना चले हमारे साथ, घर फूंक तमाशा देखने वाले। मैं कभी पूछता हूं यार इतना पैसा लगा दे, कहा क्या करेंगे, बटोर के क्या करेंगे, बैंक बैलेंस क्या करेंगे, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं मेरी आत्मा को सुकून देता है। तो आत्मा को सुकून ही नहीं देता है, दुनिया की आत्मा को सुकून देता है, हम जैसे लोगों के आत्मा को भी सुकून देता है। तो यह यात्रा उनकी अनवरत जारी रहे। और एक बेमिसाल अंक, यद्यप उनके सारे अंक बेमिसाल होते हैं वांग्मय के, अनुसंधान के, लेकिन यह अंक भी बेमिसाल है। अगर इसमें वो नीरज की उपस्थित हो गई, इसमें इंटरव्यू के माध्यम से, संपादकीय और तमाम माध्यमों से, तो नीरज यहाँ हमें जीते जागते इस अंक में दिखाई पड़ते हैं। हमारे लेखकों ने जो लिखा है विभिन्न समयों में, वो समय इसमें बोलता हुआ नजर आता है। बहुत सारी बातें हैं मित्रों। ये एक प्रकार से महाग्रंथ हो गया है। इस महाग्रंथ या इस महाकाव्य का मूल्यांकन थोड़े से शब्दों में संभव नहीं है, जैसा नितिन जी ने भी कहा, और नितिन जी ने बहुत व्यवस्थित ढंग से जो समीक्षा की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि और कुछ कहे, और कुछ कहे। तो समय की सीमाएं हैं, निश्चित ही मुबारकबाद देने के काबिल है। और इस ग्रंथ की चर्चा, इस संपादन, इस वांग्मय पत्रिका के इस अंक की चर्चा होनी चाहिए। और अंक के बेहतरीन होने के साथ साथ जो इसमें जो लेख हैं, उन लेखों से नीरज का वो लेखकी व्यक्तित्व कैसा उभर रहा है, ये इसकी खोज होनी चाहिए। क्योंकि देखें जितने लेख हैं उसमें कहीं न कहीं तमाम आयाम जीवन के उनके नीरज के हैं। जिसने जैसा देखा, जैसा सुना, वो सारे रंग नीरज के जीवन के, उनकी सोच के, उनके कृतित्व के, उनकी भाषा के, उनकी सोच के तमाम सतरंगी आभा नहीं, सतरंगी में तो 7 ही रंग है, ये बहुरंगी आभा है। इसमें तमाम रंग जो जीवन में हमारे आपके नहीं हैं, उन सारे रंगों के अलावा बहुत सारे रंग नीरज जी के जीवन में रहे हैं। क्योंकि एक विराट चिंतक, एक विराट कलाकार, एक व्यापक कैनवस पर रचने वाला जो रचनाकार है, वही महान हो सकता है। गीत बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लिखते रहेंगे, मर जाएंगे, लेकिन नीरज होना शताब्दियों में कोई एक नीरज होता है। और ऐसे नीरज को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और भाई फिरोज को बहुत साधुवाद देता हूँ। और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। उन्होंने एक बेहतरीन अंक इस हमें दिया है, हिंदी जगत को दिया है, उन्हें बहुत बहुत बधाई है। और अंतिम मैं अपनी कविता से बात खत्म करूं जो इस अंक में है। ऐसे ही नहीं बन जाता है कोई नीरज,
आखिरी सांस तक रचते रहे गीत, जीते रहे अपने समय का दर्द और प्रेम, रचते रहे पूरा एक जीवन दर्शन, वैदिक चिंतन, बुद्ध और गीता का दर्शन, उनके गीतों में लहराता रहा सबसे ऊंचा स्वर प्रेम और करुणा का। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने कुछ बेतरतीब टूटी फूटी बातें कही और सचमुच यह आयोजन बहुत सफल है। भले दो ही विचारक थे, लेकिन संचालक महोदय ने, शगुफ्ता जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं और सब समग्र मूल्यांकन किया जाए तो बड़ी सार्थक चर्चा हुई और ऐसी चर्चा बहुत दुर्लभ है। प्रायः भीड़ हो जाती है तो कोई अपनी बात कह नहीं पाता है, इसलिए ये प्रयोग एक प्रकार से होते रहना चाहिए समय समय पर। तो मैं आयोजक मंडल को और संपादक महोदय को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी यह यात्रा जारी रहे। हम सबकी अशेष शुभकामनाएं हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। जहां भी आपको लगे हर प्रकार से हम आपके सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। तो मैं भाई फिरोज जी, जो मेरे दिल अजीज हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मुझे डांटते भी है, मुझे समझाते भी है। ये कोई बड़ा मनुष्य ही कर सकता है कि जो किसी को समझाए, किसी को डांटे। तो ये आत्मीयता है और इनके व्यक्तित्व में इतना सब काम करते करते फिरोज भाई का व्यक्तित्व बिल्कुल बदल गया। मैंने तो इस वांग्मय का जो पहला अंक था, वहां से मैं उनकी यात्रा को देख रहा हूं और वो अंक मेरे पास, तो ये बदल गए हैं। भीतर से इतने इनकी एनर्जी तो ही है, पर एक बड़े मनुष्य होने का अर्थ भी प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो ऐसे फिरोज भाई संसार में और लोग भी हों तो बहुत अच्छा लगेगा। ये समाज चलता रहे, मनुष्यता बची रहे, भाईचारा बचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मान दिया, सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बड़ा अच्छा और बहुत अच्छा वक्तव्य आपका रहा है और इस कार्यक्रम के आयोजन में जो मुझे आदेश दिया गया उसके आधार पर मैं फिरोज भाई को, डॉक्टर गुप्ता मैडम को और डॉक्टर नितिन सेठी को, डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने इतना समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को नमस्कार और मैम को महिला दिवस की शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी महिला दिवस की शुभकामनाएं। और महिलाएं आगे रहें, ये धर्म हमारा, पुरुष का धर्म, मनुष्य। बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही शगुफ्ता रहे मैम आप। शगुफ्ता जी कई मायने में आगे हैं, वो तो मौन साधक है। शगुफ्ता जी गीतकार, बहुत सुंदर गीत गाती है। तो ये उनमें कला है। मैं उनसे मिला हूं अलीगढ़ में, तो वो बहुत, उनके भीतर जो कलात्मक एक